हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे अबाउट केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है वो नया सब्सटेंस बनाते हैं और इस नए सब्सटेंस के अंदर नई प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि नई प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस बनता है। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और जो सब्सटेंस बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो दो पॉइंट्स मेन हो गए। पहला क्या है? वन और मोर सब्सटेंसेस मेक न्यू सब्सटेंस और इस न्यू सब्सटेंस में न्यू प्रॉपर्टीज हैं। और जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो इस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के कारण फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है एक ब्रीफ फॉर्म में जिसमें कि हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भी दे सकें कि कौन से रिएक्टेंट्स हैं, कौन सी स्टेट में हैं, क्या बना रहे हैं, तो ये जो तरीका होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक समराइज्ड फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। लिखने का तरीका क्या है? चलो हम सपोज करते हैं कि कोई दो सब्सटेंसेस हैं ए एंड बी और ये रिएक्ट करके कोई नए सब्सटेंसेस बना रहे हैं सी एंड डी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इक्वेशन में एक तो है एरो और यहाँ पर जो इस एरो की लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर होते हैं रिएक्टेंट्स, यानी कि वो वाले सब्सटेंसेस जिन्होंने केमिकल चेंज करनी है, केमिकल रिएक्शन करनी है। और यहाँ पर एरो के राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एरो क्या बताता है? एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अगर ये एरो इस तरफ जा रहा है इट मीन्स ए एंड बी जो है इनकी रिएक्शन के बाद सी एंड डी बन रहे हैं, तो ये एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो जा रही है। कई बार आप देखोगे कि कुछ रिएक्शंस हैं उनमें इस तरह से एरोस जो है वो बने होते हैं। ठीक है, कि अगर हम ये कह दें कि ए एंड बी और बीच में इस तरह का एरो है और आगे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं सी एंड डी, तो ये जो एरोज हैं ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि जितना ए एंड बी का कन्वर्जन होगा सी एंड डी में उतना ही सी एंड डी जो है वो दोबारा से ए एंड बी की फॉर्मेशन भी करेंगे। सो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो तो उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और तब हम इस तरह से एरो जो है वो डालते हैं। और कौन सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? चलो हम दोबारा से देखते हैं। सपोज कर लो हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, एक रिएक्टेंट है बी और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन होती है तो बनते हैं दो तरह के प्रोडक्ट्स सी एंड डी, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो और कौन सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? एक तो हम यहाँ पर ए एंड बी, सी और डी इनकी जो है फिजिकल स्टेट के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज कर लो अगर ए जो है ये सॉलिड फॉर्म में है तो हम ब्रैकेट डाल के साथ में एस लिख सकते हैं। सपोज कर लो बी लिक्विड फेज में है तो हमने एल लिख दिया, लिक्विड लिख दिया। सपोज फिर कर लो कि ये जो है सी जो बना है ये सॉलिड स्टेट में है तो इस तरह से हमने एस लिख दिया। इसी तरह से अगर डी सपोज कर लो गैशियस फेज में बना है तो हम ब्रैकेट में डाल के जी भी लिख सकते हैं। यही नहीं, इस डी के साथ हम इस तरह से अपवर्ड एरो लगा देंगे तो इसका भी क्या मतलब होगा? इसका मतलब हो गया गैशियस फेज। इसके अलावा और हम क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? हम ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इस रिएक्शन को अक्कर करने के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए। वो कंडीशंस कहाँ लिखेंगे? इस एरो के ऊपर या नीचे लिखेंगे। सपोज कर लो आपको इस एरो के ऊपर एक इस तरह का मार्क, डेल्टा मार्क जो है वो देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भी इस रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए। सिमिलरली अगर कोई कैटालिस्ट चाहिए जो कि इस रिएक्शन में हेल्प करता है तो वो कैटालिस्ट भी जो है इस एरो के ऊपर या नीचे जो है वो लिखा हुआ हो सकता है। कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए लाइट चाहिए या सनलाइट चाहिए तो वो जो कंडीशन है वो भी इस एरो के ऊपर या नीचे जो है वो लिखी हुई हो सकती है। तो केमिकल इक्वेशन इस तरह से लिखनी है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाए। यहाँ पर ए बी सी एंड डी जो है
इनकी जगह पर क्या आएगा, इनकी जगह पर किसी भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आएगा। ठीक है जी। और ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके लिए सिंबल्स जो है वो स्टैंडर्डाइज सिंबल्स जो है यूज होते हैं, जो कि हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हुए हैं। जब हम इनिशियली किसी रिएक्शन को देखते हैं ना कि किसने किसके साथ कंबाइन किया या रिएक्ट किया, क्या बना, हम ये नहीं देखते कि कितने एटम्स हैं। तो उस इनिशियल फेज में जो इक्वेशन है उसको हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। यानी कि स्केलेटल इक्वेशन हमें ये तो बताती है कि कौन से रिएक्टेंट्स ने कौन से प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन की है, लेकिन स्केलेटल इक्वेशन जो है इसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों साइड्स में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे एलिमेंट्स के वो बराबर नहीं भी हो सकते। जबकि अगर हम बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं तो बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या है कि किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे ऑन द राइट हैंड साइड। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का मास जो है बिफोर द रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट आफ्टर द रिएक्शन, या मास ऑफ एनी एलिमेंट इन द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड, या नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। इसके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के। यहाँ पर देखो हमें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो दिखाई दे रहा है। ये जो है एक बर्नर है और हमने एक क्या लिया, मैग्नीशियम का रिबन लिया, और ये जो पेयर ऑफ टोंग्स है इनके साथ उसको पकड़ के हमने फ्लेम के ऊपर उस रिबन को रख दिया। लेकिन किसी भी मैग्नीशियम रिबन को फ्लेम के ऊपर रखने से पहले हमने उसको अच्छे से साफ करना है। ठीक है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर। क्यों करना है? टू रिमूव द इम्प्योरिटीज डिपॉजिटेड, क्योंकि कई बार मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स जो है वो डिपॉजिट हुए होते हैं। तो हमने सैंड पेपर से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, क्लीन कर लेना है। फिर उसको पेयर ऑफ टोंग्स के साथ पकड़ के हमने बर्नर की फ्लेम के ऊपर रख देना है और फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, मैग्नीशियम बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। यानी कि एक बड़ी चमकदार फ्लेम के साथ मैग्नीशियम बर्न करेगा और व्हाइट से पाउडर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इस व्हाइट पाउडर को हम वॉच ग्लास के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। तो अब रिएक्शन क्या हुई है, रिएक्शन क्या हुई है कि यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नीशियम था उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर दी। रिएक्टेंट्स क्या हो गए, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखी है ना, ये अभी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये स्केलेटल इक्वेशन है। क्यों स्केलेटल इक्वेशन है? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड अभी यहाँ पर हमने बैलेंस नहीं की ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके दो एटम्स है, एक मॉलिक्यूल है ना, यानी कि दो एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन जो है वो उसका एक ही एटम है। तो ये जो है स्केलेटल इक्वेशन है, बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड करना होगा तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें जो है कोफिशिएंट ऐड करना पड़ेगा दो प्रोडक्ट साइड पे, सिमिलरली रिएक्टेंट साइड पे भी हमें मैग्नीशियम के आगे कोफिशिएंट चेंज करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हम दो एटम्स ऑफ मैग्नीशियम जो है वो शो करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। और अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन देनी हो तो हम और क्या कर सकते हैं, हम मैग्नीशियम जो है क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, हम ब्रैकेट में इसके साथ एस डाल सकते हैं। ऑक्सीजन गैशियस फेज में, सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है ये ऐश है यानी कि सॉलिड फेज में है, तो ये इंफॉर्मेशन भी हम जो है यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमारी ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई, हमारी ओवरऑल इक्वेशन अब ये बन गई। हम एक और रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने एक कोनिकल फ्लास्क ली, इस कोनिकल फ्लास्क के ऊपर हमने कॉक फिट कर दिया, उसके अंदर हमने यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब जो है वो इंसर्ट कर दी। ठीक है। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने थोड़े से जिंक ग्रैन्यूल्स लिए और इसके अंदर हमने ऐड किया थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही हमने इसके अंदर एसिड डाला रिएक्शन स्टार्ट हो गई। ऑब्जर्वेशन क्या हुई हमारी, हमारी ऑब्जर्वेशन हुई कि यहाँ से गैस जो है ना एक निकलनी शुरू हो गई। ये अब कौन सी गैस निकली है और ये केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या, देखो जैसे ही जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट आउट होनी
शुरू हो गई और साथ ही हीट भी रिलीज हुई। तो हम इस केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे इसकी इक्वेशन? हम ऐसे लिख सकते हैं कि जिंक जो है ये रिएक्ट करता है विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है और साथ में एक गैस रिलीज होती है विच इज व्हाट? विच इज हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो ना, तो जो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखी है, स्केलेटल इक्वेशन लिखी है, ये बैलेंस्ड भी है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे जितने भी किसी एलिमेंट के एटम्स हैं उनका नंबर जो है प्रोडक्ट साइड पे भी बराबर है। तो अब तक हमने जैसे ये दो एग्जांपल्स ली हैं, अब आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन जो है वो कैसे लिखी जाती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में अब हम ये सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।